एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको नीड ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड डिफरेंट स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बताऊंगा भाई। ठीक हो गया। पहले मैं डिस्कस करूंगा कि हमें सेकेंड लॉ की जरूरत क्यों पड़ी भाई। ठीक हो गया। ऐसा क्या नहीं था फर्स्ट लॉ में जो हमें सेकेंड लॉ की तरफ को जाना पड़ा। ठीक हो गया भाई। तो देखो, लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो देखो भाई, सबसे पहला जो ड्रॉबैक था वो क्या था। देखो भाई, मेरे पास एक बॉडी है, समझ आया, इसका टेम्परेचर लो है और दूसरी बॉडी है, इसका टेम्परेचर क्या है, हाई है। समझ आया, हाई। देखो भाई, यहां पे से हीट का फ्लो होता है जो हाई टेम्परेचर वाली बॉडी से लो टेम्परेचर वाली बॉडी की तरफ को जाएगा भाई। लेकिन फर्स्ट लॉ ने इसके बारे में कोई भी बात नहीं की भाई। समझ आया। इट मीन्स उसने डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट के बारे में कोई जानकारी नहीं दी भाई। ठीक हो गया। हाँ, उसने हीट के बारे में बताया, लेकिन उसने डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट के बारे में कुछ नहीं बताया। ठीक हो गया। अगर हमें बात करनी है, देखो मुझे ए से बी जाना है, समझ आया, ए से बी जाना है। देखो भाई, अब जरूरी नहीं है कि ये रिएक्शन हो। अगर कोई रिएक्शन अपने आप हो जाती है तो उसे बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। समझ आया। हो सकता है कि ये रिएक्शन ए से बी ना हो रही हो, या ऐसा भी हो सकता है कि ये रिएक्शन हो रही हो। समझ आया। तो मैं बात करूंगा कि अगर इस रिएक्शन की मुझे स्पॉन्टेनिटी बतानी हो कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है भाई। समझ आया। इसके बारे में फर्स्ट लॉ ने कोई बात नहीं की। तो जो पहला ड्रॉबैक था, उसने डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो के बारे में कोई बात नहीं की। और दूसरा क्या है, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। स्पॉन्टेनियस मीन्स जो रिएक्शन नेचर में अपने आप हो जाती है, समझ, उसे किसी एक्सटर्नल वर्क की जरूरत नहीं पड़ती है भाई। ठीक हो गया। पहला ड्रॉबैक तो ये हुआ जिसमें मैंने डायरेक्शन की बात की और स्पॉन्टेनिटी की बात की। दूसरा जो ड्रॉबैक है भाई, समझ, अगर मेरे पास कोई इंजन है, समझ, मैंने सपोज किया मेरे पास हीट इंजन है। क्या है, हीट इंजन है। अब इस हीट इंजन की इफिशियंसी क्या होती है, समझ, इसके बारे में फर्स्ट लॉ ने कोई डिस्कशन नहीं किया भाई कि किसी हीट इंजन की हम इफिशियंसी किस तरह से दें। समझ, इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं है। तीसरा जो लिमिटेशन है भाई, वो लिमिटेशन क्या है, याद रखना, फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। उसने बोला हमारे पास एनर्जी का एक फॉर्म है, एनर्जी का अगर एक फॉर्म है तो वो कंप्लीटली दूसरे फॉर्म में क्या हो जाता है, अनदर फॉर्म में क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है। अनदर फॉर्म में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। ठीक हो गया। तो देखो, द फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट एनर्जी ऑफ वन फॉर्म, समझ, कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ अनदर फॉर्म। समझ, अगर 10 जूल की एनर्जी है, अगर वो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, समझ, तो पूरी 10 जूल दूसरे फॉर्म में भी कन्वर्ट हो जाएगी। इट मीन्स एनर्जी का एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में क्या होता है, 100% कन्वर्ट हो जाता है। समझ, लेकिन हमने बाद में देखा कि अगर मैं किसी चीज को हीट प्रोवाइड कर रहा हूं, समझ, तो वो कंप्लीटली वर्क डन में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। समझ, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो एनर्जी है, देखो भाई, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं जो एनर्जी है भाई, समझ, उसके दो फॉर्म है, उसको एक्सचेंज करने के दो फॉर्म है। एक तो हो गया हीट और दूसरा हो गया वर्क। समझ, इट मीन्स हीट और वर्क एनर्जी के फॉर्म है। और फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग तो ये हीट जो है वो कंप्लीटली किस में कन्वर्ट होना चाहिए, वर्क में कन्वर्ट होना चाहिए। लेकिन मैंने देखा कि अगर मैं किसी सिस्टम को 10 जूल या 100 जूल, सपोज करो 100 जूल एनर्जी देता हूं, तो याद रखना केवल 80 जूल जो है वो वर्क में कन्वर्ट हो जाता है। बाकी जो 20 जूल है वो क्या हो जाता है, सराउंडिंग में लूज हो जाता है भाई, लॉस हो जाता है उसका। समझ, इट मीन्स सारा हीट वर्क में कन्वर्ट नहीं हुआ भाई। समझ, ठीक हो गया। तो जो फर्स्ट लॉ का जो स्टेटमेंट था वो थोड़ा प्रॉब्लम में आने लग गया भाई। ठीक हो गया। इसलिए हमें क्या पड़ी, सेकेंड लॉ की क्या पड़ी, नीड पड़ी भाई। समझ, तो ड्रॉबैक एक बार दोबारा देखो। सबसे पहले इसने हीट फ्लो के डायरेक्शन के बारे में कोई बात नहीं की, ये वाला पॉइंट। समझ, और रिएक्शन के स्पॉन्टेनिटी के बारे में कोई बात नहीं की। सेकेंड क्या है,
इसने हीट इंजन की एफिशिएंसी को लेकर के कोई डिबेट नहीं की भाई। और थर्ड जो है वो है, इसने बोला एनर्जी का एक फॉर्म कंप्लीटली दूसरे फॉर्म में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, समझ में आया। लेकिन बाद में देखा गया कि हीट वर्क में कंप्लीटली कन्वर्ट नहीं हो रहा है, कुछ हीट यानी कि छोटा सा हिस्सा सराउंडिंग में भी क्या हो जा रहा है, वेस्ट हो जा रहा है भाई। जैसे मैंने यहां पे आपको बताया कि अगर मेरे पास 100 जूल हीट है भाई, तो याद रखना ये 100 का 100 वर्क डन में कन्वर्ट नहीं होगा, कुछ अमाउंट ऑफ हीट सराउंडिंग में भी क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा भाई। ठीक हो गया। तो ये थे ड्रॉबैक ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसने हमें सेकेंड लॉ की तरफ को क्या किया, मूव किया। ठीक हो गया। तो देखो अब इसके बाद पढ़ाऊंगा डिफरेंट स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखो भाई सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बहुत सारे स्टेटमेंट है भाई, कुछ स्टेटमेंट मैंने आपके लिए लिखे हैं। देखो भाई अब चलते हैं स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो देखो सबसे जो पहला स्टेटमेंट दिया था वो क्लासियस ने दिया था भाई। ठीक है, उसने क्या बोला था, अगर मेरे पास ये एक हॉट बॉडी है, हॉट बॉडी है भाई, ठीक हो गया, और दूसरी बॉडी है कोल्ड बॉडी, कोल्ड बॉडी, ठीक हो गया। तो याद रखना भाई, याद रखना अगर हीट फ्लो होगा तो हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ को हीट फ्लो होगा, हीट की डायरेक्शन है, समझ में आया। ये कभी नहीं हो सकता कि कोल्ड से हीट हॉट बॉडी की तरफ को आए, ये पॉसिबल नहीं है भाई, समझ में आया। ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब आपको कोई एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़े। ठीक हो गया। देखो एक एग्जांपल लो, अगर मेरे पास एक झरना है, समझ में आया, वो क्या कर रहा है, अप हिल है और ये वाला है डाउन हिल, समझ में आया। तो झरना हमेशा क्या होता है, अप हिल से डाउन हिल की तरफ को बहता है, समझ में आया। अगर आपको इसको रिवर्स करना है तो रिवर्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मोटर लगानी पड़ेगी भाई, मोटर लगानी पड़ेगी, समझ में आया। और मोटर क्या है, एक्सटर्नल वर्क डन। ठीक हो गया भाई। तो यानी कि जो नेचर में जो प्रोसेस है, समझ में आया, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, उसमें जो हीट फ्लो होती है वो हमेशा क्या होती है, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ को होती है, समझ में आया। इसका रिवर्स विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स पॉसिबल नहीं है भाई। ठीक हो गया। तो पहला स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया होगा कि अगर मेरे पास हॉट बॉडी है और दूसरी बॉडी कोल्ड बॉडी है तो हमेशा हीट हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ को फ्लो होगी। अगर मुझे इसको रिवर्स करना है तो रिवर्स करने के लिए मुझे कुछ एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक हो गया। तो ये था पहला स्टेटमेंट। देखो भाई अगला जो स्टेटमेंट है वो केल्विन प्लांक का स्टेटमेंट है भाई, समझ में आया। किसका स्टेटमेंट है, केल्विन प्लांक का स्टेटमेंट है। इसने क्या बोला, बहुत ध्यान से देखना भाई, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ मशीन विच हैज 100% इफिशियंसी। देखो भाई ऑलरेडी मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं कि हमारे पास ऐसी कोई मशीन नहीं है जो 100% वर्क करके दे भाई, समझ में आया, 100% वर्क करके दे। ये तो जनरलाइज लाइफ में भी ऐसी होता है भाई कि कोई भी चीज 100% इफिशियंसी नहीं दे सकती, चाहे कुछ भी हो जाए भाई, समझ में आया। देखो कैसे प्रूव करूंगा, देखो भाई मेरे पास एक हीट इंजन है, हीट इंजन मैं आपके लिए बना देता हूं भाई यहाँ पे। ठीक हो गया। ये जो बॉडी है, ये वाली बॉडी, इसको बोलेंगे सोर्स। इसका टेम्परेचर बहुत हाई है भाई, हॉटर बॉडी है, एक टाइप से हाई टेम्परेचर बॉडी बोल सकता हूं। और ये जो है ये है सिंक, सिंक समझ में, लो टेम्परेचर बॉडी है भाई जिसका टेम्परेचर T2 है। सोर्स का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है और सिंक का टेम्परेचर बहुत कम है भाई, समझ में आया। ऐसे इसको क्या बोला है, ये है सोर्स और ये है सिंक। ये जो बीच में है इसको बोलते हैं वर्किंग सब्सटेंस। क्या बोलेंगे, वर्किंग सब्सटेंस। तो देखो भाई सोर्स से Q1 अमाउंट ऑफ हीट किसको मिला, वर्किंग सब्सटेंस को। वर्किंग सब्सटेंस ने कुछ अमाउंट ऑफ हीट को तो वर्क में कन्वर्ट कर दिया और बाकी जो रेस्ट बचा हीट है
Q2 उसको किसको दे दिया, सिंक को। तो जो वर्क हुआ वो किससे हुआ, Q1 माइनस Q2। समझ में आया। सपोज करो Q1 जो था वो 100 जूल था, समझ में आया। इसने क्या किया, केवल 80 को ही कन्वर्ट किया और 20 जूल किसको दे दिया, सिंक को। तो वर्क किससे हुआ भाई, वर्क हुआ Q1 जो था 100 और माइनस Q2 कितना था 20, यानी कि 80 जूल से ही क्या हुआ है, वर्क हुआ है। समझ में आया। तो देखो इसने क्या बोला, इस इंजन की इफिशियंसी 100% नहीं है। समझ में आया। ये भी कुछ अमाउंट ऑफ हीट को क्या कर दे रहा है, लूज कर दे रहा है भाई। समझ में आया। कुछ अमाउंट ऑफ हीट को क्या कर दे रहा है, लूज कर दे रहा है सिंक को। ठीक हो गया। तो ये जो इंजन है ये प्रैक्टिस में आता है भाई, और इसको मैं बोल सकता हूं रियल इंजन, रियल हीट इंजन। रियल हीट इंजन में ऐसी ही होता है भाई, इफिशियंसी 100% नहीं होती है। देखो भाई, अगर मुझे आइडियल हीट इंजन चाहिए तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो सोर्स से Q1 अमाउंट ऑफ हीट आएगा और वर्किंग सब्सटेंस उसे 100% किसमें कन्वर्ट कर देगा, किसमें कर देगा, वर्क डन में कन्वर्ट कर देगा। समझ आया। तो एग्जांपल के लिए अगर 100 जूल सोर्स से लिया है तो याद रखना 100 जूल को ही वो क्या कर देगा, वर्क डन में कन्वर्ट कर देगा। समझ में आया। इसको बोलेंगे आइडियल हीट इंजन, आइडियल हीट इंजन। समझ में आया। जिसकी इफिशियंसी 100% है। इफिशियंसी क्या होता है भाई, इफिशियंसी का मतलब होता है इनपुट डिनोमिनेटर में आता है और ये क्या आता है, आउटपुट। तो आउटपुट क्या है भाई, यहां से आउटपुट क्या है, वर्क। तो वर्क क्या है, W, और याद रखना इनपुट क्या है, Q1 अमाउंट ऑफ हीट। समझ में आया। तो देखो अगर आइडियल इंजन हुआ तो वर्क जो है वो Q1 के बराबर है, तो ये क्या आ जाएगा, Q1 बाई Q1 मीन्स 1, और इस 1 का मतलब होता है 100%। समझ में आया। इट मीन्स आइडियल हीट इंजन की इफिशियंसी 100% होती है। समझ में आया। और अगर मैं रियल हीट इंजन की बात करूं तो यहां पे अगर मैं इफिशियंसी की बात करूं, देखो भाई अगर मैं यहां पे इफिशियंसी की बात करूं, ईटा से डिनोट किया जाता है भाई, वो क्या होता है, आउटपुट। आउटपुट क्या है, वर्क डन, और इनपुट क्या है, Q1। रियल की बात कर रहा हूं, रियल हीट इंजन की, और ये क्या है, Q1 माइनस Q2 और डिवाइडेड बाय Q1। तो नीटा इज इक्वल्स टू क्या आया, 1 माइनस Q2 बाई Q1। समझ आया। ये हीट इंजन की इफिशियंसी का फॉर्मूला है भाई। ठीक हो गया। तो केल्विन प्लांक ने क्या बोला, हमेशा जो हीट इंजन होता है वो रियल हीट इंजन होता है। इट मींस अगर वो सोर्स से Q1 अमाउंट ऑफ हीट ले रहा है तो उस Q1 अमाउंट ऑफ हीट को 100% वर्क डन में कन्वर्ट नहीं कर सकता। समझ आया। यानी कि ये जो आइडियल हीट इंजन है वो पॉसिबल नहीं है, यानी कि जो आइडियल हीट इंजन है वो पॉसिबल नहीं है भाई। ठीक हो गया। देखो भाई हमारे पास दो स्टेटमेंट है। पहला है क्लासियस का स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट क्या है, इट इज इम्पॉसिबल टू स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी। समझ आया। स्पॉन्टेनियसली हीट कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ को जा ही नहीं सकती, हमें कुछ ना कुछ एक्सटर्नल क्या लगाना पड़ेगा, सोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक हो गया। और दूसरा जो स्टेटमेंट है वो केल्विन प्लांक का है। उसने बोला आइडियल हीट इंजन पॉसिबल नहीं है, मींस एक ऐसी मशीन नहीं बन सकती जो 100% इफिशियंसी आपको दे भाई। अगला जो स्टेटमेंट है भाई, अगला जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट है केल्विन का स्टेटमेंट। उसने क्या बोला, ये बहुत जनरलाइज फॉर्म है भाई, बहुत इजी फॉर्म है और बहुत इजी स्टेटमेंट है। इसने क्या बोला, इट इज इम्पॉसिबल टू ऑब्टेन वर्क बाय कूलिंग अ बॉडी बिलो इट्स लोअर टेम्परेचर। समझ आया। अब ह्यूमन लाइफ में देखो, जब बहुत ठंड होती है भाई तो उसमें क्या होता है, जो आदमी का टेम्परेचर है वो बहुत लो हो जाता है भाई। उस सिचुएशन में वो कोई काम नहीं कर पाता है। तो इट मीन्स हमारे पास अगर कोई बॉडी है, समझ आया, तो उस बॉडी का कोई ना कोई लिमिटिंग लोअर टेम्परेचर होगा, लिमिटिंग लोअर टेम्परेचर होगा भाई। क्या होगा, लिमिटिंग लोअर टेम्परेचर होगा। समझ आया। और इस टेम्परेचर से नीचे जाने पे वो कोई वर्क नहीं कर पाएगा भाई। समझ आया।
अगर इसका लिमिटिंग टेम्परेचर -5 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो अगर इस -5 से और नीचे की तरफ को जाओ, -10 डिग्री, टेम्परेचर और कम हो गया, तो ये उस पर कोई वर्क कर ही नहीं सकता। समझ आया? तो ये केल्विन का स्टेटमेंट है। देखो भाई, जो लास्ट स्टेटमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एंट्रोपी बेस्ड है भाई। समझ आया? अगली वीडियो में मैं आपको एंट्रोपी पढ़ाऊंगा भाई। समझ आया? लेकिन यहाँ पे देखो, याद रखना, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है कि जो यूनिवर्स की एंट्रोपी है वो हमेशा इंक्रीज होगी भाई। आपको ऐसी प्रोसेस नहीं मिलेगी जिसमें यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है वो डिक्रीज होगी। इट मीन्स हमारा यूनिवर्स लगातार क्या कर रहा है? एक्सपैंड हो रहा है भाई। समझ आया? तो यानी कि द एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स टेंड्स टू मैक्सिमम। समझ आया? यानी कि एंट्रोपी क्या हो रही है? लगातार यूनिवर्स की क्या हो रही है? बढ़ रही है। देखो एंट्रोपी होता क्या है, बहुत अच्छे से समझो भाई। एंट्रोपी होता क्या है? एंट्रोपी का मीन्स होता है भाई, देखो अगर मैं एक सिस्टम को कांस्टेंट टेम्परेचर पे कोई हीट दे रहा हूं रिवर्सिबली, समझ आया? तो अगर मैं दोनों का रेशियो लूंगा तो उसको बोलते हैं एंट्रोपी। समझ आया? देखो देखो फिजिकली समझाता हूं। देखो मेरे पास एक सिस्टम है, समझ आया? इस सिस्टम को मैंने रिवर्सिबली dq अमाउंट ऑफ हीट दिया, समझ आया? जो इसका टेम्परेचर था वो कांस्टेंट था, T, ये क्या था? कांस्टेंट था। तो देखो सिस्टम के पास दो चीजें हैं, या तो सिस्टम अपने आप को क्या करेगा? एक्सपैंड करेगा, समझ आया? और दूसरा क्या है? दूसरी सिचुएशन क्या है भाई? देखो मेरे पास ये बॉडी है, ये सिस्टम, बॉडी का मीन्स ही सिस्टम है भाई, ठीक है? इसको मैंने क्या किया? dq अमाउंट ऑफ हीट रिवर्सिबली दिया, और यहां पे जो टेम्परेचर था T वो क्या है? कांस्टेंट है। ठीक हो गया? लेकिन यहां पे सिस्टम अपने आप को क्या कर रहा है? कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है भाई, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, अंदर को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। समझ आया? यहां पे क्या कर रहा था? एक्सपेंड कर रहा है, और यहां पे क्या कर रहा है? कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। ठीक हो गया? तो देखो भाई, चाहे एक्सपेंशन हो चाहे कॉन्ट्रैक्शन हो, दोनों के कारण एक टर्म जनरेट होता है जिसको बोलते हैं रैंडमनेस। क्या बोलेंगे? रैंडमनेस या डिसऑर्डर। समझ आया? जिसको बोलेंगे रैंडमनेस और डिसऑर्डर, और इसी रैंडमनेस और डिसऑर्डर को हम बोलते हैं एंट्रोपी। समझ आया? तो व्हाट इज द एंट्रोपी? एंट्रोपी इज नथिंग बट इट इज रैंडमनेस एंड डिसऑर्डर। ठीक हो गया भाई? तो एंट्रोपी आपको समझ में आ गई। तो ये क्या हुआ? dq रिवर्सिबल बाई T। समझ आया? तो यानी कि जो डेल S है वो क्या है? dq रिवर्सिबली बाई T। समझ आया? तो देखो अब आते हैं सेकेंड लॉ के स्टेटमेंट पे। समझ आया? तो याद रखना, जो यूनिवर्स की जो एंट्रोपी होती है डेल S यूनिवर्स, वो हमेशा क्या होती है? इंक्रीज होती रहती है भाई। समझ आया? क्योंकि यूनिवर्स में सारी प्रोसेस क्या होती है? इरिवर्सिबल होती है। समझ आया? देखो भाई याद रखना, अगर मेरे पास कोई इरिवर्सिबल प्रोसेस है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है, इसको स्पॉन्टेनियस प्रोसेस भी बोलते हैं भाई। इसको स्पॉन्टेनियस प्रोसेस भी बोलते हैं भाई। तो देखो इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए क्या होता है? जो एंट्रोपी चेंज होता है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। समझ आया? अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस, तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जो एंट्रोपी चेंज है वो क्या होता है? इक्वल्स टू 0 होता है। समझ आया? अगर मैं इन शॉर्ट सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बात करूं, समझ आया? इन शॉर्ट तो वो क्या बोलता है? जो याद रखना, यूनिवर्स की एंट्रोपी है वो लगातार इंक्रीज हो रही है। इट मींस डेल S यूनिवर्स इज ग्रेटर देन 0। समझ आया? फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस, अगर कोई रिवर्सिबल प्रोसेस हुई तो ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। समझ आया? इट मीन्स यूनिवर्स का मीन्स क्या है? एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम
प्लस एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग इज ग्रेटर देन 0 फॉर इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल के लिए इक्वल टू 0 भाई। समझ आया? तो ये लास्ट स्टेटमेंट था। इसने बोला कि जो संसार की एंट्रोपी है, रैंडमनेस है, वो लगातार क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है भाई। इट मीन्स क्यों हो रही है भाई? क्योंकि नेचर में जो भी प्रोसेस हो रही है वो इरिवर्सिबल है, और इरिवर्सिबल के लिए एंट्रोपी हमेशा क्या होती है? डेल एस, एंट्रोपी जो चेंज है वो ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक हो गया? तो एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं भाई। देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा लिमिटेशन, लिमिटेशन ऑफ सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ क्या लिमिटेशन थी भाई? पहला जो लिमिटेशन था, पहला लिमिटेशन है डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो, इसको नहीं बता पाया। अगला है स्पॉन्टेनिटी, इसको डिफाइन नहीं कर पाया। इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन के बारे में कोई डिस्कस नहीं किया था। और लास्ट जो है सनमाया, उसने क्या बोला था? जो हीट है, हीट का कंप्लीट कन्वर्जन वर्क डन में नहीं होता है सनमाया। जबकि फर्स्ट लॉ ने ऑलरेडी बोला था कि अगर हमारे पास एनर्जी का एक फॉर्म है तो वो दूसरे फॉर्म में 100% कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हीट वर्क डन में 100% कन्वर्ट नहीं हुआ, तो इसीलिए हमें सेकेंड लॉ की जरूरत पड़ी। सेकेंड लॉ के 4 स्टेटमेंट थे भाई। सेकेंड लॉ के क्या थे? 4 स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है? क्लासियस का स्टेटमेंट था। उसने क्या बोला? अगर मेरे पास एक हॉट बॉडी है और दूसरी क्या है? कोल्ड बॉडी, तो याद रखना अपने आप हीट इस कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ को नहीं फ्लो करेगी भाई, जब तक आप इसको एक्सटर्नल कोई फोर्स ना दो। समझ में आया? अगला है केल्विन प्लांक का स्टेटमेंट। उसने बोला हम ऐसी मशीन या ऐसी इंजन नहीं जनरेट कर सकते जिसकी इफिशियंसी 100% हो। समझ में आया? थर्ड स्टेटमेंट था केल्विन का स्टेटमेंट। इसने बोला अगर कोई बॉडी अपने लोअर लिमिटिंग टेम्परेचर से नीचे है, समझ में आया, तो उससे हम कोई भी वर्क डन नहीं कर सकते। समझ में आया? अगर कोई भी बॉडी अपने लोअर लिमिटिंग टेम्परेचर से नीचे है भाई, तो हम उससे कोई भी वर्क डन नहीं करवा सकते। समझ में आया? और लास्ट स्टेटमेंट है एंट्रोपी का। उसने क्या बोला? उसने बोला एंट्रोपी, जो यूनिवर्स की एंट्रोपी है वो लगातार क्या हो रही है? मैक्सिमाइज हो रही है। इट मीन्स एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग प्लस सिस्टम, जिसको मैंने क्या बोला है? यूनिवर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 और फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस इक्वल टू 0। लेकिन जो यूनिवर्स में मैक्सिमम प्रोसेसेस होती है वो क्या होती है? इरिवर्सिबल होती है। इसलिए यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा क्या हो रही है? मैक्सिमाइज हो रही है। ठीक हो गया? होप आप लोगों को ये वीडियो काफी पसंद आई होगी भाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग।